गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, चलिए तो आई थिंक ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग काफी ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। कारण कारण ये है कि आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन कह सकते हो कि वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे हिसाब से। मुझे बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में। वो इसलिए मजा आता है, सीरियसली बताऊं, क्योंकि इसमें मुझे समझाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ सारी चीजें हैं। यानी जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनको समझाने में जो मजा होता है, उसको समझाने में जो खुशी मिलती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। देखो, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझाना है, ठीक है, समझा दिया मैंने, आपको बता दिया, समझा क्या दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये जो चैप्टर है, इसमें मुझे बहुत सारी चीजें आपको बतानी, और बताने में मुझे बहुत मजा आता है। क्योंकि बहुतों के लिए ये जो चैप्टर है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। यानी आयनिक इक्विलिब्रियम से बहुतों को डर लगता है यार ये क्या चैप्टर है, समझ में नहीं आता है। ये भी मैं आपको बता दूं, आसान नहीं ये चैप्टर डिफिकल्ट चैप्टर्स में काउंट होता है। लेकिन ये चैप्टर बड़ा ही कॉमन है, बहुत सारे चैप्टर्स के साथ मिक्स होता है, स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ, लिक्विड सॉल्यूशन के साथ। जेई में बात करें तो जेई में देखो इसका वेटेज है, डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर के, कभी कम भी आते हैं तो कभी ज्यादा भी आ जाते हैं। तो हाँ, कह सकते हो कि एडवांस की बात करें तो एवरेज अगर आप पकड़ लो तो एक पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है, बट इनडायरेक्टली कहीं कहीं और भी ये यूज होता है। तो शानदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। लेकिन मजा तभी आएगा जब सब कुछ साथ साथ में चलोगे तो। यानी आपको क्लास में अच्छा लगेगा, क्लास में समझ में आएगा, लेकिन आपको उसके साथ में होमवर्क भी करना पड़ेगा। होमवर्क के साथ साथ वापस जो क्लास में हमने इलस्ट्रेशंस लिए हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे। होमवर्क को एक नहीं दूसरी बार करो, दूसरी नहीं तीसरी बार भी करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि बात आज तो समझ में आई, लेकिन 7 दिन बाद 10 दिन बाद सर वो भूल गया मैं तो, आज अभी याद नहीं रह गया। तो उसको रिपीट करना पड़ेगा, यानी शीट को, उसी शीट को बहुत बार करना पड़ेगा। तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होते जाएंगे, फ्लो बढ़ जाएगा, कंटिन्यूटी आ जाएगी। और फिर मैं आपको बता दूं, एक बार अगर आप अच्छी तरह से कर लिया ना, तो फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा आपको। फिर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग चैप्टर हो जाएगा जिसमें आपको लगेगा अरे सर ये चैप्टर तो हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करेंगे आज। अच्छा, अब संडे को पेपर भी था ड्रॉपर स्टूडेंट्स का, तो उस पेपर के सॉल्यूशंस तो मैंने दे दिए, बट बहुत जल्दी मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दे दूंगा। वीडियो सॉल्यूशन में पेपर के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको और भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आज अभी तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पेपर के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। रिटर्न सॉल्यूशन तो आइए, बट आई विल गिव यू वीडियो सॉल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, आज तो स्टार्ट करें भाई लोगों, बताओ हो तैयार एकदम आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए? बिल्कुल भैया, तैयारी चाहिए, तैयारी बिल्कुल चाहिए। ये मान के चलना कि एवरेज आपको जितने लेक्चर्स में ले रहा हूँ, पर लेक्चर आपको 2 से ढाई घंटे सेल्फ स्टडी करनी होगी। होमवर्क साथ साथ में करना पड़ेगा, होमवर्क भी साथ साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलो बोलो थोड़ा सा। हाँ, हो तैयार आप लोग? कितने लेक्चर्स लगेंगे? अच्छा, ये बोलो बेटा आप। होमवर्क, बस ये सोचो कि हाँ होमवर्क पूरा करना है। नंबर ऑफ लेक्चर्स तो आप पे डिपेंड करता है। केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज भी करके, अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दो, बड़ी अच्छी बात बोली है वाइकू ने कि चैप्टर की प्री रिक्विजिट क्या है, जो कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। वो भी मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के लिए देखिए आपको डेफिनेटली केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक आइडिया होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, स्पेशली केसी केपी वाला पार्ट यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली हम सॉल्यूशन के साथ ही डील करेंगे। तो केपी वाली चीजें तो इन्वॉल्व नहीं होती, बट केसी से रिलेटेड
पार्ट आता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी दे रखा हो तो कैसे इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकालेंगे, दो उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर भी और करेंगे। दो मैं आपको बहुत बेसिक से बताऊंगा, बट जिनको केमिकल इक्विलिब्रियम का आइडिया है उनके लिए ये और रिवीजन की तरह काम करेगा, ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाओगे। हाँ, उसके अलावा डेफिनेटली यार मोल वर्ड तो हर जगह आता है, तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया, मोलरिटी हो गई, ये बेसिक चीज़ें जो है, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी चेंज कैसे होती है, पानी डालने पर अब मोलरिटी क्या होगी, मिक्सअप कर दिया तो नई मोलरिटी क्या होगी, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बलिया में हेवी बारिश हो रही है ऐसा? चलिए 2-3 मिनट अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो बोल दीजिए, फिर मैं जल्दी से आपको चैप्टर में स्टार्ट करूंगा। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं, मैं स्पीड से चल रहे हैं। पीछे के चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करें बेटा, अभी केवल फोकस तुम आयनिक इक्विलिब्रियम पर करो। राइट नाउ आपका फोकस पूरा कंसंट्रेशन लेवल आयनिक इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए, और एक बार जब आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छा चल रहा होगा फिर हम पीछे के चैप्टर्स की बात करेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, केवल आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पर फोकस करना है। ठीक है, और जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, ड्रॉपर के स्टूडेंट्स का कल पेपर हुआ था, पेपर होपफुली अच्छा गया होगा आप लोगों का। और अब उसके वीडियो सॉल्यूशंस तो आपको अच्छे डिटेल में मिल गए, बट वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा। हाँ, आप चाहो तो मुझे बता सकते हो पेपर आपका कैसा गया, उस पर कमेंट कर दो, कितने कितने मार्क्स आए हैं। जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। बट टेस्ट पेपर से रिलेटेड सारी बातें हम अलग से करेंगे। 179, 104, 162 जेई मेंस पैटर्न पर टेस्ट था, टोटल मैक्सिमम 300 मार्क्स थे, 240 भी है, 200 भी है। एक्सरसाइज 2 केमिकल इक्विलिब्रियम की आप कर सकते हो। 156, 209, 160, 100, चलो जी 243 है, तो एक बार अभी मेरे पास रिजल्ट भी आ जाएगा तब मैं आपको देखूंगा। तो लेकिन अब केवल अब सीरियसली मैं आपको बता दूं, देखिए मेरा फेवरेट चैप्टर है, जेई के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेई का भी फेवरेट चैप्टर है। तो अब पूरा अटेंशन जो है वो हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर पर होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पर होगा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है, धीरे धीरे बिल्डअप होगा, बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हर छोटी से छोटी बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बस आपको यह है कि प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी। कहीं पर भी आपको लगे कि सर ये चीज़ थोड़ी कम समझ में आई, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ढंग से वापस या तो लेक्चर देखो या उस पर जो क्वेश्चंस है फिर से आप करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फिर से करो, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन बार बार करने से कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो और कोई अल्टरनेटिव नहीं। सर समझ में नहीं आ रहा, मतलब बड़ा सिंपल सा है, अगर कोई भी आप मुझसे सर समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, लेक्चर फिर से देखो, और उस लेक्चर के देखने के बाद जो मैंने होमवर्क दिया वो फिर से करो, होमवर्क में जो डाउट्स आ रहे हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन देख लो, बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छी सी सुंदर सी हेडिंग डाल दो नए पेज पर शानदार तरीके से, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली चैप्टर जो है, अगर आप एनसीईआरटी से देखोगे तो इक्विलिब्रियम नाम से है, बट हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो 12th में है वो 11th में कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट। अब इसमें क्या डिफरेंट है केमिकल इक्विलिब्रियम से, तो मैं आपको बता दूं, देखो थ्योरी वाइज कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम यही करते थे कि एक रिएक्शन हो रही है, तो बताओ इक्विलिब्रियम जब आएगा तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। ये ऐसे क्वेश्चंस हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करते थे, और वही क्वेश्चंस आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी करेंगे। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आयोनिक इक्विलिब्रियम में मोस्टली रिएक्शन में कुछ आयंस इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। और इन आयंस में भी आप कह सकते हो ज्यादातर रिएक्शन में या तो H प्लस आयन होंगे या OH आयन होंगे, ये और H प्लस और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन से हम pH फाइंड आउट कर सकते हैं। pH जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, हमारी ह्यूमन बॉडी में भी pH
से रिलेटेड पीएच जो है एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जिसमें एंजाइम एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, वो हाईली पीएच सेंसिटिव होती है। ब्लड की पीएच भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये H+OH आयन कंसंट्रेशन पीएच क्या होती है, इससे रिलेटेड इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। तो दिस चैप्टर डील्स विथ नव्या बेटा, आप देखते हैं, देखें आपकी प्रॉब्लम मैंने देख ली, बट मैं वापस चेक करूंगा। दिस चैप्टर मेनली डील्स विथ क्या क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन, पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन। सेकंड वन, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, ये जब आएगा तभी मैं आपको बताऊंगा। तो सेकंड पार्ट जो है इस चैप्टर का, विच इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एंड थर्ड वन, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, 12th में आपने टाइट्रेशन भी की होगी। फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो रिएक्शन एंड होने का हमें इंडिकेशन देते हैं। बट कैसे देते हैं, क्यों इनका कलर चेंज होता है, कैसे पता चलता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इनका कलर तभी चेंज होगा, ये सारी बातें हम करेंगे। यानी इंडिकेटर्स के बारे में क्या, यानी इंडिकेटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम समझेंगे। ठीक है। तो पीएच कैलकुलेशन, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और थर्ड पार्ट इज इंडिकेटर्स। तो वन बाय वन करके हम करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पीएच कैलकुलेशन। ठीक है। बट बिफोर वी मूव फर्दर, जो भी सब्सटेंस आप किसी लिक्विड में डालते हो, किसी सॉल्वेंट में डालते हो, किसी भी सॉल्वेंट में जब आप किसी सॉल्यूट को डालते हो, तो वो जो सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट जो है वो तीन तरह से बिहेव करता है। तीन तरह से बिहेव करता है। डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर हम सॉल्यूट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यहां पर इस सॉल्यूट को हम एक और नाम भी दे रहे हैं। सॉल्यूट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यानी आप चाहो तो सॉल्यूट बोल दो या आप इसे इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ सॉल्यूट या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बट इलेक्ट्रोलाइट मोर कॉमन वर्ड है। तो क्या होगा, किसी भी सॉल्यूट को जब आप किसी सॉल्वेंट में डालोगे तो हो सकता है कि वो 100% आयोनाइज हो जाए। जैसे जब आप NaCl को पानी में डालते हो, तो हम सबको पता है कि NaCl जो Na+ और Cl आयन में आयोनाइज हो जाता है। तो NaCl जो 100% आयोनाइज होता है, आयोनाइज आयंस में टूटना, Na+ और Cl आयन में टूटना, इसे हम कहते हैं आयोनाइज होना। जो पूरा जितने मोल्स डाल रहे हो, यानी 1 मोल डाल रहे हो, 1 मोल पूरा आयोनाइज हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं वो 100% आयोनाइज हो रहा है, मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 1। तो ऐसे सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी। बट पहले मैं थर्ड कैटेगरी पे आ रहा हूँ। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पानी में आप डालते हो या किसी सॉल्वेंट में डालते हो और वो बिल्कुल आयोनाइज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज इन वाटर, शुगर ग्लूकोज इन वाटर हो गया, वो आयोनाइज नहीं होता। ऐसे और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, तो इनका अल्फा जो है वो 0 होता है। इन्हें हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं होते हैं। बट इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक तीसरी कैटेगरी और आती है जो हमेशा हर जगह होती है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कुछ आयोनाइज होते हैं, कुछ आयोनाइज नहीं होते हैं, जैसे एसिड और बेस। जैसे एसिटिक एसिड को पानी में डालोगे, इसका कुछ पार्ट आयोनाइज होगा, 10%, 20%, 1%, 2%। तो कुछ यानी अल्फा ना तो 0 होगा ना अल्फा 1 होगा, इनको बोला जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इस चैप्टर में हम मेनली किसकी बात करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, क्योंकि ये तो 100% आयोनाइज हो रहा है, तो इसमें आयंस की कंसंट्रेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं हो रहा, तो इसमें आयंस की कंसंट्रेशन ऑलरेडी पता है। तो मेनली डिस्कशन किस पर होने वाला है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। लेकिन मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि ये जो अल्फा यहां हम लिख रहे हैं, ये अल्फा, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहां लिखे हैं। ये अल्फा बहुत सारे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो भी अभी हम बात करेंगे। जैसे यही NaCl को जो पानी में डाला ना, यहाँ पानी में डाल रहे हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बट इसी NaCl को अगर आप एल्कोहल में डाल दोगे तो वहां पर ये 100% आयोनाइज नहीं होता है।
यानी वहां पर यही NaCl पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। तो मतलब किसके साथ मिक्स कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन वीक है कौन स्ट्रोंग है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कोई कि बताओ ये वीक है या स्ट्रोंग है, उसके साथ बहुत सारी चीजें फिर देनी पड़ेगी, टेम्परेचर क्या है, सॉल्वेंट क्या है, बहुत सारी बातें बतानी पड़ेगी, तब हम बता सकते हैं कि इन सिचुएशन में क्या है। सिचुएशन चेंज होगी, कंडीशन चेंज होगी, अल्फा भी चेंज हो जाएगा, अल्फा भी चेंज हो जाएगा। हाँ बट ये वर्ड्स हमें पता है, जिसका अल्फा 1 है वो स्ट्रॉन्ग, जिसका अल्फा 0 से 1 है वो वीक, और जिसका अल्फा 0 है वो नॉन। ये सब जो बोर्ड पर दिख रहा है वो आपको लिखते हुए भी जाना है, ठीक है। तो बस कहीं ये वर्ड मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं कि सर ये वर्ड तो नया हमें पता ही नहीं है सर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब अल्फा 1, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब अल्फा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो अभी मैं फर्दर इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो कुछ नई नहीं है, वो पुरानी है जो आपको ऑलरेडी पता है, बट उसकी हेडिंग जरूर बदल रही है। उसकी हेडिंग जो है वो थोड़ी बदल जाएगी। तो जब भी आप किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में डालते हो, जैसा अभी मैंने कहा कि वो कुछ आयोनाइज होगा और कुछ आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है। 10, 20, 30, 40% कह सकते हो। तो आर्रेनियस ने क्या कहा, आर्रेनियस ने कहा कि देयर एग्जिस्ट ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड सब्सटेंस। आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड सब्सटेंस के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर आपने पानी में कोई सब्सटेंस डाला Ba, हो सकता है ये आयोनाइज हो किस में, B+ और A- में, आयंस में कन्वर्ट होगा, और इनके बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। डायनेमिक वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि Kc और Kp का एक्सप्रेशन आप तभी लिख पाते हो जब वो इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है ना। इसीलिए यहां पर हम बोल रहे हैं कि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, मतलब इक्विलिब्रियम आने के बाद भी रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा रही है, बैकवर्ड में भी जा रही है, लेकिन जितनी फॉरवर्ड में जा रही है उतनी वापस बैकवर्ड में आ रही है, तो नेट कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी फॉरवर्ड रेट किसके बराबर हो जाएगी, बैकवर्ड। अब इक्विलिब्रियम जब आएगा तो इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो मान लेते हैं इनिशियली जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन C है, तो उसमें से X रिएक्ट कर गया, तो इसकी बची हुई कंसंट्रेशन क्या होगी, C-X। B+ की कंसंट्रेशन X और A- की कंसंट्रेशन भी X। अब आप एक्सप्रेशन X की टर्म में भी लिख सकते हो, अल्फा की टर्म्स में भी लिख सकते हो। अगर C अल्फा की टर्म्स में लिखना है 1 - अल्फा, कंसंट्रेशन B की C अल्फा, A- की C अल्फा। यहाँ पर अब जो Kc है, Kc उसको हम बोल देते हैं के डिसोसिएशन, क्योंकि अगर डिसोसिएशन की रिएक्शन हो रही तो के डिसोसिएशन ये वर्ड है, चाहो तो आप Kc बोलो, बट के डिसोसिएशन हम बोलते हैं। तो के डिसोसिएशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B+ आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ आयन डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम पर Ba की कॉन्सेंट्रेशन। एक्स की टर्म में एक्सप्रेशन लिखना है तो बी की कंसंट्रेशन क्या है, एक्स, सी की कंसंट्रेशन बी एक्स डिवाइडेड बाय C-X। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम में किए हैं, आप सबको पता भी है। और अगर अल्फा की टर्म्स में लिखना है तो C अल्फा C1 - अल्फा, तो ये दोनों में से जो भी एक्सप्रेशन यूज करना चाहो कर सकते हो। एक्स निकालना है तो एक्स वाला यूज कर लो, अल्फा निकालना है तो अल्फा वाला यूज कर लो, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं है, बट हाँ एक हेडिंग पता चल गई, आर्रेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन। एक वर्ड कभी आ जाए तो ये नहीं कि सर आपने तो आर्रेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाया नहीं भाई, तो पढ़ाया भाई, बट नया कुछ नहीं है। सीधी सी बात, आप अगर कह सकते हो सर ये तो हमें पहले से ही पता है, इसमें क्या नई बात है, बिल्कुल सही बात है, ये हमें पहले से पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। आदित्य जी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं, आदित्य गिरी जी। हाँ वो एल्कोहल वाला NaCl एल्कोहल वाला एग्जाम्पल क्यों नहीं लिख सकते, जो मैं बोल रहा हूँ लिख सकते हो। जो ज्यादा जरूरी है वो तो मैं देखो बोर्ड पे लिखवा देता हूँ कि हाँ ये तो आपको लिखना ही है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो तो आपको लिखना ही, जो मैं बोलता हूँ उसमें से कुछ बातें आपको अच्छी लगे तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आरएनएस फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूटन था क्या, सभी चैप्टर्स में उसका नाम आता है, बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम आता है भाई। ठीक है।
अब लेकिन यहां पर आगे बढ़ने से पहले, जैसा अभी मैंने कहा कि ये जो अल्फा है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो हमें पता होना चाहिए। वो हमें पता होना चाहिए। हाँ, अभी हम ये नहीं देखेंगे कि वो कितना चेंज होगा, कि बढ़ेगा या कम होगा, बस कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कृष्णा कुमार जी, यार आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूं, बट क्या करें, लाइट का इश्यू है तो देखिए और कुछ ऑप्शन हो सकता है। लाइट लाइट चली जाए तो, अगर आपके पास लैपटॉप है, क्योंकि लैपटॉप में बैटरी होती है, मोबाइल से भी देख सकते हो, तो ऐसा कुछ जुगाड़ करिए। बेटा इसमें सी अल्फा का होल स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ किसी की पावर, किसी का कोफिशिएंट 2 थोड़ी है कि होल स्क्वायर आएगा, ये सी अल्फा का ही स्क्वायर है, एक सी कैंसिल आउट नहीं होगा। ये आयंस के साथ हम एक्वस क्यों लिखते हैं? एक्वस का मतलब सॉल्वेंट इज वाटर, मोस्टली जगह पर वाटर सॉल्वेंट होता है, इसीलिए एक्वस लिख देते हैं। पावर बैंक भी यूज कर सकते हो, नाइस वन, किसी ने आइडिया दिया कि भाई पावर बैंक भी यूज करो, जब लाइट आए तो पावर बैंक को चार्ज कर लो, फिर उसको यूज कर लो। भाई साहब क्या क्या कमेंट आते हैं, अब मैं सोचो सबकी की कमेंट यहाँ लेकर लूँ ना। आप में से एक का कहना है कि सर मैं थोड़ा लेट हो गया तो पीछे वाली स्लाइड्स दिखा दो। फिर किसी ने कहा सर मैं थोड़ा पीछे की स्लाइड्स दिखा दो, मुझे दुकान जाना पड़ गया। फिर किसी ने कहा कि मेरी यहाँ लाइट बार बार जा रही है, तो आपने अभी तक क्या पढ़ाया, फिर वापस बढ़ा दो। सोचो, सबकी बातें मान लूँ, सबकी बातें मान लूँ, तो फिर कोर्स कैसे होगा? नहीं भाई, सोचो कभी ऐसा होता है, ट्रेन ट्रेन पे फोन करो, भाई मेरी, मैं थोड़ा, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी मतलब वैसे जानबूझ के बोलो, मेरी साइकिल जो है पंचर हो गई या कुछ हो गया, तो ट्रेन को थोड़ा रोक दो। होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि ट्रेन में बहुत सारे लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं। किसी एक या दो की जेन्युइन प्रॉब्लम, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है कि आप किसी आ रहे हो, आपकी रास्ते में टायर पंचर हो गया, गाड़ी खराब हो गई, आप ट्रेन नहीं पकड़ पा रहे हो, ट्रैफिक जाम में फंस गए हो, बट ट्रेन नहीं सुनती भैया, ट्रेन नहीं रुकेगी। ये चीज फिक्स कर लो, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, बट ट्रेन वाले की भी अपनी जेन्युइन इश्यू है, मेरा भी जेन्युइन इश्यू है, तो इसीलिए मैं नहीं रुक सकता। ठीक है? तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? कोई चांस नहीं है। मैं ना तो स्लाइड पीछे करूंगा, आपको बुरा लग रहा है, ये थोड़ी ट्रेन आगे चली गई और अरे अरे अरे, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, ट्रेन को वापस पीछे लो साहब, पीछे लो, हैं? इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, रिवर्स में ले लो। नहीं हो सकता ना, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ कैसे हो सकता है? ट्रेन को भी टाइम पर पहुंचना है, मुझे भी टाइम पर कोर्स कंप्लीट करना है, दोनों की प्रॉब्लम सेम है ना? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, तो फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ सोल्यूट। देखिए जैसा अभी मैंने बताया, कोई सब्सटेंस 100% आयोनाइज होता है, तो कोई 0 होता है, तो कोई 10%, तो कोई 20% होता है। तो इसीलिए सॉल्यूट पर भी डिपेंड करेगा, जैसे आप सॉल्यूट चेंज करोगे, एसिटिक एसिड का अलग होगा, NaCl का अलग होगा, तो सॉल्यूट चेंज करने पर अल्फा चेंज होता है। बस पॉइंट पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट। दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर है, या इवन एसिटिक एसिड भी सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, लिक्विड अमोनिया भी सॉल्वेंट की तरह एक्ट करती है, तो बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं, आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, हाँ, जैसे जैसे सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब सॉल्वेंट जैसे जितना ज्यादा पोलर होगा, जितना ज्यादा सॉल्वेंट पोलर होगा, अल्फा उतना ही ज्यादा होगा। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है रिलेटिव, इसीलिए पानी में ज्यादातर सब्सटेंस अच्छे खासे आयोनाइज होते हैं।
तो बस ये याद रखिए फैक्ट कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे जैसे बढ़ेगा अल्फा भी बढ़ेगा। देन थर्ड वन थर्ड वन टेम्परेचर यूनिवर्सल फैक्टर है, हर चीज को चेंज करता है, हर चीज को अफेक्ट करता है। तो ये जो डिसोसिएशन की रिएक्शन होती है ना, सिंस टूट रहा है, आयंस में टूट रहा है, तो डिसोसिएशन आर सिंस डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक, यानी ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि तोड़ रहे हो एंडोथर्मिक होती है। देयरफॉर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा के डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा और अल्फा भी बढ़ेगा। तो अल्फा रिएक्शन और ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगी। तो यहां पर के डिसोसिएशन टेम्परेचर बढ़ाने से भी अल्फा बढ़ता है। कितना बढ़ता है ये आप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। वांट ऑफ इक्वेशन से किसी T1 टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो फिर T2 पे निकाल सकते हैं, T2 टेम्परेचर पर फिर अल्फा भी निकाल सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। किसी ने पूछा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब पोलर, तो हाँ रिलेटेड टर्म्स है, जिस जो ज्यादा पोलर होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा, ये कह सकते हो। एक्सोथर्मिक नहीं हो सकती बेटा, ये सब रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, ये सब एंडोथर्मिक होती है। एंड फोर्थ वन कॉन्सेंट्रेशन। हाँ ये अच्छा पॉइंट है। के डिसोसिएशन जो है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, और ये हम सबको पता है कि कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये टर्म कांस्टेंट है। अब बताओ अगर आपने कंसंट्रेशन को कम किया, कॉन्सेंट्रेशन को कम किया, इसको मैं थोड़ा अलग अलग लिख देता हूँ, सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो ये वाली टर्म जो है वो बढ़नी चाहिए। अब ये वाली टर्म कैसे बढ़ेगी देखो, यानी उसके लिए अल्फा को बढ़ना होगा। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती है अल्फा बढ़ता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो क्या कहता है, एज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज अल्फा इंक्रीजेज, अल्फा बढ़ेगा भाई। कंसंट्रेशन कम करते जाओगे अल्फा बढ़ता जाएगा। हाँ लेकिन ये भी बता दो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर इन कंसंट्रेशन कम करते जाओगे तो फिर फाइनली अल्फा 1 हो जाएगा। और अल्फा 1 हो जाएगा माने तो मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो यस एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, केवल क्या करना होता है कंसंट्रेशन को कम करके। कॉन्सेंट्रेशन कम करके आप कर सकते हो। तो दिस इज नॉन एज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो। इसका यूज आगे बताऊंगा मैं क्या यूज है, बट ये वर्ड याद रखे, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है गिवन रिएक्शन के लिए, ध्यान रखना। प्रिंस बेटा अल्फा टेंड्स टू 1 हो सकता है, 1 तो कभी भी नहीं होगा। कुछ चाय का अल्फा 1000 होता है, होता होगा बेटा किसी दुनिया में, तुम्हारी दुनिया में हो सकता है, हो सकता है भैया। हम्म। यार एक अच्छी न्यूज़ है, तो किसी ने बता दी तो मेरे से भी रुका तो नहीं जा रहा, बतानी पड़ेगी मुझे भी। भैया इंडिया टेस्ट मैच जीत गई है। अच्छा लगा सुन के। है ना। हाँ यार तो मेरे से रुका नहीं गया। वैसे मैं आईनी के बीच में मैंने आपसे कहा था कि कोई
डिस्ट्रैक्शन नहीं, बट किसी ने कमेंट भी कर दिया और क्या करूं। अब मुद्दा भी थोड़ा सा ऐसा ही था तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो फाइनली जो सीरीज है वो ड्रॉ हो गई 2-2। कुछ और अच्छे अच्छे मैचेस भी थे, ठीक है, इंडिया जीतने वाली सिचुएशन में भी थी सीरीज में, लेकिन चलिए फाइनली 2-2 अच्छी बात है, वेल प्लेड कह सकते हो। अब वापस चैप्टर पर आ जाते हैं, नहीं अब वापस देखो उम्मीद नहीं थी, इसी में मजा आता है। शशांक सिंह ने कहा सर उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैचेस देखने में मजा उसी में आता है ना जिसमें उम्मीद नहीं है। और एग्जाम में भी उसी उन्हीं एग्जाम्स में मजा आएगा ना जिसमें उम्मीद कम हो। जितनी कम उम्मीद होगी ना उस एग्जाम में सेलेक्ट होने में मजा भी उतना ही ज्यादा आता है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जिसमें आपको लगता है यार ये तो क्या है, ये तो मैं कर लूंगा, उसका उसमें मजा कभी भी नहीं आएगा। उसमें मजा उतना नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। जितना टफ कंपटीशन होगा, जितना फाइट करनी पड़ेगी, उतना ही आपको मजा आएगा। जस्ट चलिए वापस इस पर आ जाते हैं। तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन याद रखना फोर्थ पॉइंट था, यानी कंसंट्रेशन चेंज करने पर भी अल्फा चेंज होता है। और एक लास्ट पॉइंट और है जो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, और वो ये है कि कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब क्या इसका, अगर ऑलरेडी कंटेनर में प्रोडक्ट प्रेजेंट है, ऑलरेडी कंटेनर में प्रोडक्ट प्रेजेंट है तो भी ये अल्फा कम हो जाता है। अल्फा कम हो जाता है, हेडिंग डालिए कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट पता है आप सबको, ये मैं समझा भी चुका हूं, जिन्होंने भी केमिकल इक्विलिब्रियम मेरे से पढ़ा है उन सबको ये चीज बहुत अच्छी तरह से पता। देखो अगर कंटेनर में दो सिचुएशन सेम रिएक्शन है, बी ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस ए माइनस, यहां पर भी बी ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस ए माइनस। इस कंटेनर में हमने ए के ए माइनस के ए मोल्स डाल दिए और बी ए के सी मोल्स डाले, यानी ऑलरेडी यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट है और आपने बी ए के कुछ अमाउंट डाली है। डेफिनेटली बी ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मान लेते हैं कितने मोल्स कन्वर्ट हो गए, वाई, तो इस ए माइनस की कंसंट्रेशन हो जाएगी ए प्लस वाई। लेकिन दूसरे वाले कंटेनर में हमने क्या किया, कोई प्रोडक्ट नहीं डाला है, यानी बी ए के सी मोल्स डाले जितने वहां डाले थे और कुछ भी नहीं डाला, सेम रिएक्शन है। यहाँ पर ये कितना रिएक्ट कर रहा है, एक्स। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं के डिसोसिएशन तो सेम रिएक्शन है, दोनों का सेम होगा। एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो बी प्लस की कंसंट्रेशन विच इज वाई, ए माइनस की कंसंट्रेशन ए माइनस वाई, डिवाइडेड बाय बी ए की कंसंट्रेशन सी माइनस वाई। सिमिलरली यहाँ पर भी आप के डिसोसिएशन का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताइए एक्स ज्यादा होगा या वाई, कहाँ ए की ज्यादा अमाउंट रिएक्ट करेगी, कहाँ बी ए ज्यादा रिएक्ट करेगा, जहां ऑलरेडी प्रोडक्ट है या जहां नहीं है। तो यहां पर कहां ज्यादा रिएक्ट करेगा, हाँ एक्स जो होगा, एक्स जो होगा वो वाई से ज्यादा होगा, बिल्कुल सही कहा, एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई। मतलब इसे यूं समझ लो कि यहां पर रिएक्टेंट देखेगा यार ऑलरेडी प्रोडक्ट तो प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रोडक्ट यहां प्रेजेंट है, तो अब रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, यही एग्जांपल मैं बार बार यूज करता हूं। जैसे मान लीजिए आप लोग दो भाई हैं या दो फ्रेंड्स हैं, जो भी हो, दो भाई हैं और एक भाई के हाथ में मान लो कुछ चिप्स के 2-3 पैकेट है और एक भाई के पास कुछ नहीं है। तो मम्मी जो है, मम्मी है या पापा है, जिसके पास ऑलरेडी 2-3 पैकेट्स है उसको उतना नहीं देगी, उसको भी दे सकती है लेकिन कम देगी, जिसके पास नहीं है उसको ज्यादा मिलेगा भाई। ये रूल है, ये रूल है, रूल इन द सेंस की अंडरस्टूड है। तो जिसके पास नहीं उसको ज्यादा दिया जाएगा, तो जहाँ ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो अब रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, तो ये वाई की वैल्यू कम होगी, यहाँ एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। ये कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, इस तरह की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। इसे बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हो सकता है आप में से कुछ ने वो क्वेश्चन किया हुआ हो, कुछ क्वेश्चन वो क्वेश्चन किया हुआ, लेकिन इसी चीज को एक बार सॉल्व भी करके देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, थोड़ा स्टार्टिंग है, थोड़ी आदत पड़ जाएगी। तो चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच एट इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। दो रिएक्शन है, एक और ये दूसरी, अलग अलग कंटेनर में हो रही है। ये एक अलग कंटेनर में, ये दूसरे कंटेनर में है। ठीक है, इस कंटेनर में हमने ए की कंसंट्रेशन ली है 0.1 और इस कंटेनर में ए के साथ हमने सी की कंसंट्रेशन भी कितनी ली है 0.1। दोनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की सेम ही रिएक्शन है, तो इसका भी 10 की पावर -5, इसका भी 10 की पावर -5। करना क्या, अब आपको करना क्या, आपको इक्विलिब्रियम जब आएगा तो ए की, बी की, सी की यानी कंसंट्रेशन निकालनी है। मतलब एक तरफ x और एक जगह y निकालना है। मान लेते हैं ये रिएक्शन कितनी हो रही है x, ये कितनी हो रही है y, ऐसे ही मानना -x, x और x, -y, y और यहाँ +y आ जाएगा। ठीक है ना, x और y की वैल्यू निकालो। थोड़ा बहुत केमिकल इक्विलिब्रियम रिकॉल करो, कैलकुलेशन कम कैसे करनी है वो भी रिकॉल करो, कैलकुलेशन कम कैसे करनी है वो भी रिकॉल करिए। तो इक्विलिब्रियम पर बताना है कि ए कितना रिएक्ट करेगा, यहां ए कितना रिएक्ट करेगा, क्या दोनों जगह उतना ही रिएक्ट करेगा या किसी एक जगह ज्यादा, किसी एक जगह कम। जल्दी से आंसर बताइए। कुछ आंसर 10 की पावर -3 भी आ रहा है, 10 की पावर -4 भी आ रहा है, 10 की पावर -5 भी आ रहा है। देखो बेटा, प्रिंस गौतम, किसी ने अब जिन्होंने अभी अभी बैच ज्वाइन किया है, ड्यूरिंग दी क्लास में इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करूंगा। ड्यूरिंग दी क्लास में केवल सब्जेक्ट की बात करूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूंगा। इंडिविजुअल आपकी प्रॉब्लम आपके लिए कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन क्लास के बीच में नहीं बता सकता। ठीक है, तो क्लास के लास्ट में आप बात करिए, डाउट पूछिए, तब मैं आपको उसका आंसर दूंगा। क्लास के लास्ट में तो जब क्लास खत्म होने वाली हो, 2-3 मिनट बचे हुए, तब आप अपना क्वेश्चन पूछ लेना। बिल्कुल, एक्स और कह सकते हो कि दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड में कम जाएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है, तो यहाँ 0.1 माइनस एक्स तो एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और यहाँ 0.1 माइनस वाई तो वाई को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये एक्स माइनस एक्स, एक्स और एक्स, यहाँ माइनस वाई, वाई और प्लस वाई। अब आपको यहाँ एक्स निकालना है या वाई निकालना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स और यहाँ पर y इंटू 0.1 प्लस वाई अपॉन 0.1 माइनस वाई। लेकिन सिंस आपको पता है ये केसी है, ये केसी है क्योंकि कंसंट्रेशन लिखी हुई है, यूनिट्स के देख के आप बता सकते हो। तो केसी अपॉन 0.1, केसी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम है, तो 0.1 के रेस्पेक्ट में x को नेग्लेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी 0.1 के रेस्पेक्ट में y को नेग्लेक्ट कर सकते हो, और सिंस 0.1 के रेस्पेक्ट में y नेग्लिजिबल है तो डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा और न्यूमरेटर में भी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू आ रही है 10 की पावर -6, स्क्वायर रूट लोगे तो 10 की पावर -3। और यहाँ पर अगर आप नेग्लेक्ट 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 10 रेज टू पावर -5, क्योंकि ये 0.1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये x और y की वैल्यूज हमें पता चल गई। मतलब यहाँ पर ए ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, यहाँ ए कम रिएक्ट कर रहा है। क्यों कम कर रहा है? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सी प्रेजेंट है, ऑलरेडी यहाँ सी प्रेजेंट है, विच इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। इसके कारण ये रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड में नहीं आएगी। तो चलिए, वही चीज जो मैंने आपको कही थी वो प्रूव भी होती यहाँ से और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो गई, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। और ध्यान रखना, इस चैप्टर में ये कंडीशन बहुत जगह यूज होगी। कौन सी कंडीशन याद है आपको? किसी भी रिएक्शन में डिनोमिनेटर में से अगर x को नेग्लेक्ट करना है, 0.1 के रेस्पेक्ट में अगर x को नेग्लेक्ट करना है, तो उसकी कंडीशन क्या है? अगर के सी बाई सी इज लेस देन इक्वल्स टू 10 की पावर -3, 0.1 के रेस्पेक्ट यानी कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहां पर भी, यहां पर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत जगह यूज होगी, अच्छी तरह से याद रखिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में आई थिंक इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए, 2-5 नहीं, अच्छे खासे क्वेश्चन किए हुए केमिकल इक्विलिब्रियम में इस चीज के, इस पर्टिकुलर कंडीशन के। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि अल्फा जो है, यहाँ पर रिकॉल करो, अल्फा कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कितने फैक्टर्स बताए मैंने? 5 फैक्टर्स। कौन कौन से थे 5 फैक्टर? पहला था नेचर ऑफ सॉल्यूट, हाँ या ना? दूसरा फैक्टर याद करो फटाफट से, दूसरा फैक्टर क्या था? क्या था? मैं भूल गया भाई, मैं भूल गया। तुम लोगों को याद है या नहीं है? तुम लोगों को याद है या नहीं है? है। सेकंड फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर, टेम्परेचर। फोर्थ क्या था भाई? फोर्थ फैक्टर क्या था? सोचो सोचो सोचो, फोर्थ वन। हाँ जी, हाँ जी, फोर्थ वन। यस, गुड गुड, टेम्परेचर, टेम्परेचर। फोर्थ वन टेम्परेचर नहीं, सॉरी, थर्ड वन टेम्परेचर, फोर्थ वन इज कॉन्सेंट्रेशन, और फाइनली लास्ट वन इज कॉमन आयन इफेक्ट। फाइनली कॉमन आयन इफेक्ट, ये याद है। अब इस चैप्टर में मोस्टली जो हमारा डिस्कशन होता है उसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर ही होता है। तो ये वाटर जो है ये कैसे बिहेव करता है वो भी समझते हैं। वाटर कैसे बिहेव करता है वो समझना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक हम सबको वैसे पता है कि पानी भी डिसोसिएट होता है, हाँ या ना? कैसे डिसोसिएट होता है? अच्छा बताना, देखिए पानी कैसे डिसोसिएट होता है भाई लोगों? वाटर कैसे डिसोसिएट होता है? क्या देता है पानी डिसोसिएट होके? आयंस। कौन से आयंस देता है? H2O के डिसोसिएशन से क्या बनता है? H2O के डिसोसिएशन से क्या बनता है? H प्लस और OH आयन। ठीक है जी। तो यहां पर चलिए बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ वाटर। डिसोसिएशन ऑफ वाटर, H2O लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू H प्लस और OH माइनस एक्वस। ठीक है। अब ये भी एक डिसोसिएशन की रिएक्शन है, तो इसका भी के डिसोसिएशन डिफाइन होता है। इसका भी के डिसोसिएशन डिफाइन होगा। क्या होगा इसका के डिसोसिएशन? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। लेकिन कह सकते हो यहां पर H2O जो है वो एक सॉल्वेंट है और उसकी बहुत कम अमाउंट आयोनाइज होती है, बहुत कम अमाउंट आयोनाइज होती है। तो मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन को आप कांस्टेंट मान सकते हो। काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिकॉल करना, याद आ रहा है वहां पर? काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं। सॉल्वेंट है या जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या मान लो? कांस्टेंट। और वो किसके साथ मर्ज हो जाता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साथ। अच्छा, किसी ने, आशुतोष ने लिखा सर H3O प्लस आयन कब बनेंगे? बेटा जो H प्लस आयन है ना, ये H प्लस आयन वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो तुम यहाँ H प्लस लिखो या H3O प्लस लिखो, एक ही बात है। H प्लस या H3O प्लस, एक ही बात है। तो ज्यादा अच्छा है H प्लस ही लिखें, बट हाँ ऐसा नहीं कहीं हम H प्लस भी लिखेंगे, कहीं H3O प्लस भी लिखेंगे। अभी तुम H प्लस ही लिखो, ज्यादा आसान है। ठीक है। तो यहां पर के डिसोसिएशन, तो इस H2O, ये कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, और वाटर की कंसंट्रेशन पता है या नहीं पता? वाटर की कंसंट्रेशन, हाँ, तो ये वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होती है? मोलरिटी ऑफ वाटर 1000 डिवाइडेड बाय 18 विच इज 55.55, और ये कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो क्यों ना इस कांस्टेंट टर्म को हम के डिसोसिएशन के साथ मर्ज करते हैं। के डिसोसिएशन के साथ ये हम हमेशा ही कर देते हैं, बट यहां मैं बता रहा हूं कि ऐसा किया कर रहे हैं हम। तो ये कितना आ जाएगा? H प्लस इंटू OH माइनस, और इसको एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं विच इज KW। KW ionic product of water, this is known as ionic product of water, KW ionic product of water।
बेटा नीलेश अभी, अच्छा एक और चीज, चलो नीलेश ने इसको H3O+ को डाइल्यूट एसिड बोलते हैं या क्या बोलते हैं, बेटा उस पर कुछ मत दो, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सुनो, वो याद रखो, उतना ही जरूरी है जेई के लिए। उसके अलावा तुम्हारे दिमाग में कुछ भी हो वो सब हटा दो, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ वो काम का नहीं है, ये दिमाग में फिट कर लो। अननेसेसरी तुम्हारे माइंड को क्लटर करने से, भरने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सही सही पता होती, तुम्हें बहुत सारी गलत भी पता होती है, और कुछ इतनी गलत होती है कि उसको समझाने का ना तो मेरे पास कोई टाइम है और ना कोई लॉजिक है, क्योंकि गलत चीज को कैसे भाई कुछ सेंस ही नहीं बनता, उसको क्या एक्सप्लेनेशन दूं। तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ बस उसी पर फोकस करो, और मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ ये मैं बता दूं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ ये मैं बता देता हूँ। तुम जितना सोच रहे हो, जितना उससे बहुत बहुत ज्यादा मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, तो मत पूछो मेरे से कुछ, बस ये देखो, हाँ सर ने जो बोला है वो सुनते जाओ बस, हाँ सर ने ये बोला ये याद रखना, सर ने ये बोला ये याद रखना। तो फाइनली एक टर्म हमने डिफाइन डिफाइन कर ली, के डब्ल्यू। तो अब हम के डब्ल्यू ही ज्यादातर यूज करते हैं, ध्यान रखना, ये ज्यादा यूज करते हैं, विच इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। किसी ने आस्था ने पूछा H2O प्योर लिक्विड है तो फिर केसी के एक्सप्रेशन में क्यों लिखा, बेटा ये डिफाइन करने के लिए लिखा और फिर मिक्स कर दिया, बात वही होगी, लिखा और फिर मिक्स कर दिया। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये भी लिख सकता था, लेकिन फिर ये के डिसोसिएशन क्या होता है वो आपको नहीं पता होता, तो ये टर्म भी डिफाइन होती, ये भी डिफाइन होती, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो बताने के लिए लिखा है। अल्टीमेटली तो गायब हो गया, अल्टीमेटली तो गायब हो गया, मर्ज करके कर दिया, यही करते हैं सॉल्वेंट को हम मर्ज कर देते हैं, तो यहाँ पर भी फाइनली मर्ज कर दिया उसको। बट कोई जरूरी नहीं, आपकी इच्छा, मैं तो मर्ज नहीं करूंगा, आपके तो नहीं सर मेरे को तो मर्ज नहीं करना, तो कोई जरूरी नहीं, आप मर्ज मत करो, आप मर्ज मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहन बेटा अभी सुनते रहो, जो केसेस में ले रहा हूँ वो सुनो, अल्कोहल और इस वाटर को मिक्स कर दे, कुछ भी रेंडमली बेटा, यहाँ कोई लॉजिकल बातें हो रही है, जो पॉसिबल है वो सब मैं बताऊंगा, मत दिमाग चलाओ अपना, अपना दिमाग उसमें चलाओ कि सर ने जो बताया वो याद हो। अच्छा तो ये के डब्ल्यू जो है, के डिसोसिएशन, ये आपको नोट करना है पहले तो अच्छी तरह से, ठीक है जी। और इसको क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। फर्दर यहां पर अब एक और चीज ध्यान रखना, एट 25 डिग्री सेल्सियस, इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चन जो हम करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर आप कह सकते हो, इसी पर करते हैं। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस इस के डब्ल्यू की वैल्यू होती 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर का होल स्क्वायर, ये याद रखनी है। एट 25 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना टेम्परेचर बदलने पर ये वैल्यू बदल जाएगी, तो किस टेम्परेचर पर 10⁻⁴ होती है, किस टेम्परेचर पर 10⁻⁴ होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने दोनों सेम कब बोल दिया बेटा, एक के डिसोसिएशन एक के डब्ल्यू है, दोनों में इसका डिफरेंस है, तो सेम कैसे होगा ये। फर्दर यहां पर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस के डब्ल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस, के डब्ल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। मत क्यों है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये भी, इनफैक्ट इसका तो आपको डेल्टा एच भी पता होगा, याद है किसी को इसका डेल्टा एच, कोई बताएगा, कोई बता सकता है इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना होता है। बिल्कुल निकाल सकते हो अजिंक्य, इस रिएक्शन का डेल्टा एच कोई बता सकता है। चलो थोड़ा हिंट दे देता हूँ, थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर में आता है, थर्मोकेमिस्ट्री में, अब ये मत कहना थर्मोकेमिस्ट्री का आइडिया नहीं है, ट्वेल्थ दे चुके हो, ट्वेल्थ का एग्जाम दे चुके हो, तो बड़ी कॉमन चीज है ट्वेल्थ में, कोई बता सकता है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच लिखो लिखो, देख रहा हूँ देखो। संजना ने कुछ लिखा है, लेकिन संजना एक बार वापस डेटा देखो, प्रियांशु ने भी लिखा है, श्रेष्ठा ने लिखा है,
पुलकित आई थिंक, हाँ पुलकित ने लिखा है, और भी नाम पुलकित ने लिखा है, सही लिखा है, श्रेष्ठा ने भी सही लिखा है। 13.6 13.6 किलो कैलोरी, 13.69 होता है बेसिकली, यानी 13.7 कह सकते हो हर्ष कुमार। 13.69 को 13.7 एक्चुअली व्हाट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जब एक मोल H प्लस आयन एक मोल OH आयन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हीट इवॉल्व होती है, कितनी इवॉल्व होती है, 13.7 किलो कैलोरी। तो ये उसकी रिवर्स रिएक्शन है, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी 13.7 किलो कैलोरी के आसपास। जूल में भी लिख सकते हो, जूल में 57 पॉइंट समथिंग आती है, ठीक है जी। तो जूल में भी लिख सकते हो, तो ध्यान रखना। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस KW ऑल्सो इंक्रीजेस। अब यहां पर ये तो चलो पानी के डिसोसिएशन की बात होगी, पानी के डिसोसिएशन की बात होगी। अब यहां पर एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। हम कुछ सॉल्यूशंस को बोलते हैं कि वो एसिडिक है और कुछ सॉल्यूशंस को बोलते हैं वो बेसिक है, राइट। तो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है? ये किस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि हाँ ये एसिडिक है ये बेसिक है? हिमांशु बेटा ये डेटा गलत है, 57.1 के आसपास होता है किलो जूल में, और कैलोरी में 13.7 बोल सकते हो, इसी के आसपास होता है, थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि कोई कुछ सॉल्यूशंस एसिडिक होते हैं, कुछ सॉल्यूशन बेसिक होते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? पीएच से डिसाइड करते हैं। किसी ने लिख ज्यादातर नहीं कहा, पीएच से डिसाइड करते हैं। आदित्य कुमार ने कहा H प्लस की कंसंट्रेशन से, और पोटेंशियल हाइड्रोजन टेस्ट से भी, H प्लस एक्सेप्टर एसिडिक एंड OH सॉल्यूशन। अच्छा, तो ज्यादातर का आंसर है पीएच से, ठीक। अभी उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। और पीएच क्या होती है भाई? पीएच क्या होती है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यही होती है ना, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। मतलब पीएच आप डिफाइन कर रहे हो यानी सॉल्यूशन में H प्लस आयन से। आपको पता है, आप, अगर मैं इसी चीज को थोड़ा चेंज करता हूं, चलो यही क्वेश्चन है बट इसी को थोड़ा अलग तरह से पूछता हूं। एक, आप जब एसिड और बेस की बात करते हो तो एसिड और बेस की बहुत सारी डेफिनेशंस हम यूज करते हैं, हाँ या ना? हाँ। आर्हेनियस क्या कहता है? जो H प्लस आयन देता है वो एसिड, जो OH आयन देता है वो बेस, दैट इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। फिर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, और कौन से होते हैं? ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी क्या कहता है? जो H प्लस देता है वो एसिड, और जो H प्लस लेता है वो बेस। लुइस क्या बोलता है? जो लोन पेयर देता है वो बेस, और जो लोन पेयर लेता है वो एसिड। एक डाउट मुझे ये आता है यार, ये एसिड और बेस की इतनी सारी डेफिनेशंस क्यों है? आ रहा हूँ, कुछ लोगों को आंसर पता है, कुछ लोगों को आंसर पता है, नाम भी मैं कुछ कुछ के पढ़ पा रहा हूँ। तो मतलब आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये एसिड बेस की डेफिनेशन अलग, लुइस के अकॉर्डिंग एसिड बेस की डेफिनेशन अलग, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग अलग। भाई इतनी क्यों, कोई एक सिंगल डेफिनेशन क्यों नहीं है कि भाई एसिड ये होता है बेस ये होता है? व्हाई देयर आर सो मेनी डेफिनेशन, और हम कहते हैं सब सही है, आरएनएस भी सही है, ब्रॉन्स्टेड भी सही है, लुइस भी सही है, इतनी क्यों? हाँ, ये कह सकते हो कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, कोई सब्सटेंस ऐसा होता है जो OH आयन देता है, कोई सब्सटेंस ऐसा है जो H प्लस आयन ले सकता है, आई एग्री। बट उन सबको बेस ही क्यों बोल रहे हैं सब? भाई सबने उसको बेस ही क्यों बोला? और भी तो नाम दे सकते थे। कोई जो लोन पेयर दे रहा है उसका लुइस और कुछ नाम रख देता, जो H प्लस ले रहा है ब्रॉन्स्टेड उसका कुछ और नाम रख देता, यानी उसमें कुछ तो कॉमन है, इसीलिए सब इसी नाम के पीछे पड़े हुए हैं। भाई सब इसी नाम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? भाई चलो मान लेता आर्हेनियस ने इनिशियली बोल दिया कि यार अच्छा जो H प्लस OH आयन देता है वो बेस है, थोड़े दिनों बाद या यूं को तो ब्रॉन्स्टेड में जो H प्लस देता है वो भी बेस है, कोई और नाम रखता।
अंकुश का कहना सर क्योंकि कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। बिल्कुल आई एग्री भाई, ये सब अलग अलग चीज है ना, कोई H प्लस दे रहा है, कोई OH आयन दे रहा है, कोई H प्लस आयन ले रहा है, तो उनके नाम तो अलग अलग हो सकते थे। उनके नाम क्यों रखे भाई? लुइस ने वही नाम क्यों लिखा? कोई और नाम तो रख सकते हैं। मतलब नेचर तो बहुतों की बहुत सारी होती है यार, तो सब नाम बेस ही रखेंगे? बताओ बताओ बताओ, बात मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई? मतलब एक ही नाम क्यों रखा? तो कुछ तो कॉमन था। यानी जब आर्नियस ने कहा कि जो OH आयन देते हैं वो बेस है, जब ब्रॉन्स्टन ने कहा जो H प्लस लेते हैं वो भी बेस ही है, तो इसका मतलब दोनों में कुछ तो कॉमन सा दिखा होगा ना, इसीलिए उसने नाम वही रखा। हाँ भाई, खुशी का कहना है सर उसको नाम अच्छा लगा होगा इसलिए। ऐसा भी हो सकता है भैया। वो क्या कहते हैं ना, एक गाना था ना, बेबी को बेस पसंद है, ऐसा ऐसा होगा ना, सलमान खान का है। मैं आपको बता दूं, नहीं ऐसा नहीं। देयर इज ए कॉमन यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। कुछ लोग बता रहे हैं, मुझे पता है। देयर इज अ कॉमन डेफिनेशन, एक सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन है, और वो आप सबको पता भी है। वो आप सबको पता है। पता क्या है? आप सोचो, फर्स्ट टाइम जब आपने ये वर्ड पढ़े थे ना, एसिड और बेस, आई थिंक 8th क्लास में पढ़ते हो शायद, फर्स्ट टाइम। पहली लाइन क्या पढ़ी थी? सोच के देखो, पहली लाइन क्या पढ़ी थी आपने? वही उनकी यूनिवर्सल डेफिनेशन है। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एसिड्स विच आर सोर इन टेस्ट, बेसिस विच आर बिटर इन टेस्ट। acid which are sour in taste, bases which are bitter in taste। अब यहां पर क्या हुआ, आर्यनियस ने देखा कि जो सब्सटेंस OH आयन दे रहा है उसके सॉल्यूशन का टेस्ट बिटर हो जाता है, इसीलिए उसने बेस बोल दिया था। फिर थोड़े दिनों बाद ब्रॉन्स्टर ने देखा यार जो H प्लस आयन ले रहा है उसके सॉल्यूशन का टेस्ट भी बिटर हो जाता है, वो भी बेस वर्ड बोल दिया। फिर लुइस ने देखा यार जो लोन पेयर दे रहा है उसके सॉल्यूशन का टेस्ट भी बिटर हो जाता है, तो उसने भी वर्ड बेस यूज किया। उसने भी बेस वर्ड यूज किया है। ये कॉमन है, ये कॉमन। और ये फर्स्ट लाइन आप यही पढ़ते हो। हाँ, इसके नीचे एक और लाइन होती है जो लिटमस के कलर को चेंज करता है, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, वो भी आप कह सकते हो, वो भी आप एक करेक्टरिस्टिक कह सकते हो। बट हाँ, तो ये यहां पर कॉमन है। हाँ, लेकिन अब भाई इतनी सारी डेफिनेशंस क्यों यूज कर रहे हैं? अब ऐसा तो नहीं कभी मैं आपको एक सब्सटेंस दूं और पूछूं बताओ कि एसिड है अभी, तो आपको अरे रुको सर टेस्ट करके बताता हूँ। एक तरीका है, टेस्ट करके बता सकते हो, लेकिन उसी का तरीका आरएनएस ने कहा जिसके कंपाउंड में OH आयन है, जो OH आयन लूज कर रहा है वो बेस है, जो H प्लस ले रहा है वो एसिड है। तो अब ऑन पेपर भी अगर कहीं कुछ लिखा हुआ है तो आप उसका फॉर्मूला देख के भी बता सकते हो कि यार ये एसिड है या बेस है। एसिड है या बेस है ये आप बता सकते हो फॉर्मूले देख के। जो H प्लस आयन देता है वो, बेटा सब कर, जरूर थोड़ी H2SO4 हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड ही होता है। डेली लाइफ में भी आप बहुत सारे एसिड यूज करते हो, डेली लाइफ में भी बहुत सारे एसिड यूज करते हो, कंसेंट्रेशन अलग अलग होती है, कम कंसेंट्रेशन, ज्यादा कंसेंट्रेशन, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हाँ, लेकिन अब ये तो बात हो गई कि इतनी सारी डेफिनेशंस क्यों है, और यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको बता दी। तो जिन भी सॉल्यूशन का टेस्ट बिटर है वो सब बेसिक सॉल्यूशन कहलाते हैं, जिन भी सॉल्यूशन का टेस्ट सोर है वो सब एसिडिक कहलाते हैं। अच्छा, अब अगर आपको और भी मैं बता दूं, ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जिनमें ना H प्लस होता है और ना OH आयन होते हैं, वो भी एसिडिक और बेसिक होते हैं, उनका भी सोर और बिटर टेस्ट होता है, आपको पता है। जरूरी नहीं कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन होने के लिए H प्लस और OH आयन चाहिए, बिना उसके भी एसिडिक बेसिक होते हैं। लिक्विड अमोनिया भी आयोनाइज होती है NH4 प्लस और NH2 माइनस में, उसके सॉल्यूशन का टेस्ट भी सोर और बिटर होता है। हाँ, अब क्यों ऐसा होता है वो नहीं पता, बट वहां पर भी ऐसा। लेकिन हमारे केस में अब हम जब भी बात करेंगे, सॉल्वेंट जो है वो वाटर होता है।
तो अगर वाटर सॉल्वेंट है तो यहां पर एसिड और बेस डिफाइन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर H प्लस आयन OH आयन कंसंट्रेशन से ज्यादा है तो सॉल्यूशन का टेस्ट सौर हो जाता है, और OH आयन H प्लस से ज्यादा है तो सॉल्यूशन का टेस्ट बिटर हो जाता है, और अगर H प्लस आयन और OH आयन बराबर है तो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल। तो अब हम ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। क्योंकि हम हमेशा ही सॉल्वेंट क्या लेंगे, वाटर। तो अगर इन केस ऑफ वाटर कोई आपसे पूछे तो आप ये जवाब दे सकते हो। अगर वाटर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूशन एसिडिक मतलब H प्लस OH आयन से ज्यादा, बेसिक मतलब OH आयन H प्लस से ज्यादा, और न्यूट्रल मतलब H प्लस और OH आयन बराबर है। अदरवाइज ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है भाई। ए सॉल्यूशन इज एसिडिक इफ इट इज सॉर इन टेस्ट एंड बेसिक इफ इट इज बिटर इन टेस्ट, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है। ये यूनिवर्सल नहीं है। और आप लोग जो पीएच पीएच बोल रहे थे वो भी नहीं है, बता दो, अभी आ रहा हूँ पीएच पर भी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, ये मैंने आपसे पहले ही कहा था। आशुतोष बेटा अपना ज्ञान अपने पास ही रहने दो। वंस सर ओस्टवॉल्ड सेड वंस अल्फा प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। बेटा तुम कहीं और से पढ़ रहे हो, वहीं से पढ़ो, तुम्हारे लिए वही जगह ठीक है। ठीक है, वहीं पर पढ़ो तुम। किसी ने पूछा है कि बिटर और सोर टेस्ट का हिंदी क्या है। बिटर मतलब कड़वा, और सोर टेस्ट मतलब नींबू वाला, लेमन, दैट इज सोर। आशुतोष बहुत ज्ञान देता है सर, जीबी सर भी परेशान है, क्या करो बेटा। हम्म, किसी ने कहा है अम्बरीशान सर एसिड का टेस्ट करेंगे तो मुंह ही बर्न हो जाएगा। आपको पता है आप विनेगर खाते हो, बहुत विनेगर कितनी जगह यूज होता है, बहुत सारी चीजें डालते हैं, नींबू है उसमें भी एसिड है, खट्टा। चलिए, तो ये नोट करते जाओ। लेकिन अब यहां पर ये तो हो गया H प्लस OH आयन से ज्यादा है तो एसिडिक, OH आयन H प्लस से ज्यादा है बेसिक, और अगर H प्लस OH आयन के बराबर है तो न्यूट्रल। तो अब यहां पर एट 25 डिग्री सेल्सियस बात करते हैं। एट 25 डिग्री सेल्सियस हमें KW पता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है, 10⁻⁻14। तो अगर मुझे पानी में H प्लस की कंसेंट्रेशन पता हो तो मैं उससे OH आयन की कंसेंट्रेशन निकाल सकता हूँ, हाँ या ना। H प्लस की कंसेंट्रेशन पता है तो मैं इससे OH आयन की कंसेंट्रेशन बता सकता हूँ, और इन दोनों को कंपेयर करके बता सकता हूँ कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो अब हमें ये देखना है कि किस कंसेंट्रेशन पर सॉल्यूशन एसिडिक होगा, किस पर बेसिक होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, जब भी मैं डेटा यूज करता हूँ ध्यान रखना टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप टेम्परेचर बदल दोगे तो ये सारे डेटा बदल जाएंगे, ये सारे डेटा बदल जाएंगे। तो अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन 10⁻⁻7 है तो यहाँ से आप OH आयन कंसेंट्रेशन निकाल सकते हो, ये 10⁻⁻7 तो ये भी 10⁻⁻7 आएगी, मतलब H प्लस आयन OH आयन कंसेंट्रेशन दोनों बराबर हो गई, तो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। यानी एट 25 डिग्री सेल्सियस पानी में अगर H प्लस आयन 10⁻⁷ है तो OH आयन भी 10⁻⁷, यानी दोनों बराबर। ये बहुत कम कंसेंट्रेशन है क्योंकि KW की वैल्यू बहुत कम है, तो देखिए ध्यान रखना पानी आयनाइज तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। बट अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन 10⁻⁷ से ज्यादा हुई, 10⁻⁷ से ज्यादा मतलब 10⁻⁸, 10⁻⁹ या 10⁻�6। हाँ जी, 10⁻⁷ से ज्यादा किसे बोलूं, 10⁻�6 को या 10⁻⁸ को या 10⁻⁹ को। सोचो सोचो, बताओ बताओ जल्दी से। बिल्कुल।
हाँ, तो भैया इस तरह की बिल्कुल सही आंसर है, चलो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, तो 10 की पावर -6 -5 जो कि इससे ज़्यादा। अब अगर ये 10 की पावर -7 से ज़्यादा है, मतलब 10 की पावर मान लेते हैं -6 है, तो ये वैल्यू 10 की पावर -8 होगी, क्योंकि -14 चाहिए 10 की पावर -6, तो ये 10 की पावर -8। तो इसका मतलब अगर H प्लस आयन 10 की पावर -7 से ज़्यादा है, तो OH आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से कम होगी। उस केस में आप कह सकते हो कि फिर H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है, वो OH आयन कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। और यही अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से ज़्यादा, 10 की पावर -7 से कम है, तो OH आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 से ज़्यादा होगी और सॉल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये गलत मतलब मत निकाल लेना इनका। चलो मैं अलग हटा ही देता हूँ, नहीं तो कोई और मतलब निकालेगा। तो यहाँ पर H प्लस पता है तो OH आयन निकाल सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या सॉल्यूशन बेसिक होगा। हाँ जी, हाँ जी। ईशान कह रहा है सर हम मैथ्स वाले हैं, बायो वाले नहीं हैं। वेरी गुड। बट बायो वाले भी इतनी मैथ्स तो उनको भी आती है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आता हूँ पीएच पर। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? चाहे हम मैथ्स वाले हैं, बायो वाले हैं, कह सकते हो कि बहुत बार क्या ना जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो जाती है। जल्दबाजी में क्या गड़बड़ हो जाती है? लेट से कहीं लिखा हुआ है 5 इंटू 10 की पावर -6 या 9 इंटू 10 पावर -8। तो पता ही नहीं चलता यार कि ये वैल्यू 10 की पावर -7 से ज्यादा है या कम है। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये कंपेयर कर, क्योंकि कंपेयर किससे करना है? 10 की पावर -7 से। तब पता चलेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब मैं कह दूं H प्लस आयन 5 इंटू 10 की पावर -6 है, थोड़ा दिमाग सोचना पड़ता है। 9 इंटू 10 की पावर -8 है, थोड़ा सोचना पड़ता है। कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, तो अब क्या करें? क्योंकि ये पीएच बड़ी कॉमन टर्म है, देखो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, केवल मैथ्स बैकग्राउंड वाले नहीं यूज करते, आपको भी पता है। केवल मैथ्स बैकग्राउंड वाले यूज नहीं करते हैं, और भी बैकग्राउंड वाले जो इस टर्म को यूज करते हैं भाई लोगों। तो अब क्या करें? हाँ हाँ, जो भी मैथ्स वाला के अलावा तुम जो भी सोच लो। हाँ, बट एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, ये मैं बता दूं, बट बहुतों को तकलीफ होती है। तो उनको प्रॉब्लम ना हो, इसका एक आसान तरीका ढूंढा गया। यानी आसान तरीका मतलब इस तरह का कंपैरिजन ना करना पड़े, सीधी बात है, कौन 10 की पावर -7 से कंपेयर करे? तो इसका एक सिंप्लीफाइड तरीका ढूंढा गया। क्या तरीका ढूंढा गया? एक टर्म और हमने डिफाइन की, एक टर्म यहां पर और डिफाइन कर दी, विच इज पीएच। विच इज पीएच क्या होती भाई? ये पीएच, पीएच टर्म अब ये ऑन पेपर डिफाइन हो रही है। क्या होती है? अब हमने इसको डिफाइन ही इस तरह से किया जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है ना, जो अभी मैंने बताई थी, वो सॉर्ट आउट होनी। तो पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन। अब जब मैं ये लिखता हूं तो बहुतों को लगता है सर ये कहां से आया? बेटा ये कहीं से नहीं आया। व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच? पीएच की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। पीएच क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन। वो तो ठीक है, हमारे मन में हमने क्रिएट कर ली फिजिकल सिग्निफिकेंस, अदरवाइज पीएच क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन है। ये माइनस साइन क्यों लगाया? ताकि ये जो प्रॉब्लम हो रही है, जो प्रॉब्लम मैंने भी आपको बताई थी, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अब ये पी एक तरह से तो बड़ा स्टैंडर्ड सा बने, कहीं पे भी पी लगा दो, मतलब पी मतलब नेगेटिव लॉग, पी मतलब नेगेटिव लॉग, और ये ध्यान रखना है बेस 10 ही होता है ये डिफाइन है, पी मतलब नेगेटिव लॉग, तो पीओएच मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच माइनस। तो एक टर्म हमने डिफाइन की। अब पहले तो ये देखते हैं इससे प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट हो रही है, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है जी। तो जैसे अब अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो H प्लस आयन अगर 10 की पावर -7 है, तो यहाँ 10 की पावर -7 रखोगे, -7 आगे आ जाएगा, -7 माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 log 10 की वैल्यू 1, तो पीएच कितना हो गया? 7। यानी अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 है, तो पीएच कितनी आएगी? 7। और अगर H प्लस आयन 10 की पावर -7 है, तो हम कहते हैं कि OH आयन कंसंट्रेशन भी 10 की पावर -7 होगी। अभी हमने देखा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। मतलब पीएच अगर 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। तो अब ये कन्वीनियंट है, पीएच 7 न्यूट्रल। एक तो बोलो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -7 है, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल, और एक पीएच 7 न्यूट्रल। हाँ, कितना आसान हो गया।
तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करने लगे, क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। और यही H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से ज़्यादा होगी तो क्या होगा? 10⁻⁻6 -5, तो ये वैल्यू फिर क्या आएगी? 10⁻�6 रखोगे तो ये 6 आएगी, 10⁻⁵ रखोगे तो 5 आएगी। तो यानी pH 7 से कम होगी, यानी pH अगर 7 से कम है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से ज़्यादा है, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो अगर pH 1, 2, 3, 4, 5 है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर H प्लस आयन 10⁻⁷ से कम है तो pH 7 से ज्यादा होगी, सॉल्यूशन बेसिक होगी। लेकिन ये सब 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये ध्यान रखना। 20 जिस दिन टेम्परेचर बदलोगे ये pH 7 वाला सारा केस अलग हो जाएगा भैया, बदल जाएगी वैल्यू। अब कितना आसान हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं pH 5.5 है, बताओ सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? खट से आवाज आएगी सर एसिडिक है। pH 10 है तो बेसिक है, pH 12 है तो बेसिक है। कितना फटाफट आंसर आ रहा है। ये बेनिफिट है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बेनिफिट, हाँ वहां से तो लिख रहा है बेनिफिट है, बट हमारे लिए इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, मैं आपको बता दूं। क्योंकि क्वेश्चन अब इससे थोड़े और लेंदी हो गए, थोड़े टफ हो गए। पहले क्वेश्चन अगर ये पीएच डिफाइन नहीं होती तो क्वेश्चन ऐसे आता कि बताओ H प्लस कितना है, ओ एच आइन कितना है। अब क्वेश्चन यहाँ एंड नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन कहाँ एंड होते हैं? पीएच बताओ। तो पहले H प्लस निकालो, फिर नेगेटिव लॉग लेके पीएच निकालो। और ये लॉग बड़ी तकलीफ करता है, लॉग नेगेटिव लॉग, और इसमें बहुत की हालत खराब हो जाती है। पीएच दे रही की तो H प्लस आयन निकालो, उसमें कल एरर हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी एक और प्रॉब्लम है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच कम होगी भाई। तो फील जो है उल्टा है, H प्लस बढ़ रहा है, पीएच कम हो रही है। तो वो एक होता है डायरेक्ट रिलेशन वाला रिलेशन नहीं है कि हाँ अगर पीएच कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, पीएच ज्यादा है तो सॉल्यूशन यानी 7 से ज्यादा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। इनफैक्ट और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी। अगर मैं कहता हूँ किसी की पीएच 1 से 2 हो गई, पीएच 1 से 2 हो गई, अब बताओ, यानी पीएच तो डबल हो रही है, क्या H प्लस आयन कंसंट्रेशन डबल हो गई? क्या H प्लस आयन कंसंट्रेशन डबल हो गई? H प्लस आयन कंसंट्रेशन पहली चीज तो कम हो गई, क्योंकि पीएच बढ़ रही तो H प्लस कम हो रही, और पीएच डबल हो रही है, H प्लस आयन जो है वो 10⁻⁻1 से 10⁻⁻2 यानी 10 टाइम्स कम हो गई। पीएच 1 से 2 H प्लस आयन 10 टाइम्स कम, पीएच 2 से 3 फिर 10 टाइम्स कम, पीएच 3 से 4 फिर 10 टाइम्स कम, 1 से 2 में भी 10 टाइम्स कम, 2 से 3 में भी 10 टाइम्स कम। समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ा सा दिमाग में ये थोड़ी चीजें देखो। यानी एक जगह ऐसा लग रहा पीएच 1 से 2 डबल हो गई, H प्लस आयन 10 टाइम्स कम हो गया। अरे भाई हाँ, तो वो आपको अलग से सोचना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो खैर अब हम कुछ कर नहीं सकते, हमें पीएच डिफाइन हुई है तो हम पीएच यूज कर रहे हैं। अब हम ये कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, पीएच 7 है तो क्या होगा, बट ये सब डेटा 25 डिग्री सेल्सियस पर ही है, ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। अच्छा भाई, किसी ने देखो पूछ ही लिया मेरे से, 10 टाइम्स कैसे? वेरी गुड वेरी गुड, किसी ने पूछ लिया भाई। और कहते हैं कि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 10⁻⁻1 से 10⁻⁻2 10 टाइम्स कैसे हुआ सर? हम्म, बहुत बढ़िया। वापस सुनना बेटा, वापस सुनना, अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक और छोटी सी चीज यहाँ पर, उससे पहले मैं बता दूं, के डब्ल्यू एच प्लस इंटू एच माइनस, ये हम पहले ही लिख चुके हैं। अब इसका भी नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस, नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच माइनस। तो इस नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी के डब्ल्यू। नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी एच। नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच आइन को क्या लिख सकता हूँ मैं? पी ओ एच। तो पी के डब्ल्यू इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच। और एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻14, 10⁻⁻14, तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 14। तो एट पी एच 7, सॉरी एट 25 डिग्री सेल्सियस पी एच प्लस पी ओ एच का जो सम होता है वो कितना होता है? 14। वो कितना होता है? 14।
pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, और कुछ मिसकंसेप्शन भी दिमाग में। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या पीएच नेगेटिव हो सकती है या नहीं? पीएच, कैन पीएच बी नेगेटिव? कैन पीएच बी नेगेटिव? क्या पीएच नेगेटिव हो सकती है या नहीं? प्योर वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्योर वाटर में तो फिक्स है भाई टेम्परेचर, बट पानी में एसिड डालने पर, पानी में बेस डालने पर, क्या एसिड या बेस डालने पर किसी की पीएच नेगेटिव हो सकती है क्या? या तो आप एसिड डाल रहे हो, यानी बेस से तो क्या होगी, एसिड से की बात करें। अब क्यों नहीं हो सकती बेटा, पीएच नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, बताओ क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। अब देखो पीएच से कोई फील ही नहीं है, यहां पर आपने उसको डिफाइन कैसे किया, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन। तो अगर कहीं एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन 1 से ज्यादा है तो पीएच नेगेटिव होगी, पीएच नेगेटिव होगी। और अगर पीएच नेगेटिव होगी तो पीओएच जो है यानी वो भी 14 से ज्यादा हो सकती है। पीएच नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पीएच 14 भी हो सकती है, पीएच 7 भी हो सकती है, पीएच 14 से ज्यादा भी हो सकती है। हाँ, बनाना मुश्किल होगा। पीएच 1 अगर पीएच नेगेटिव है तो मतलब एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन 1 से ज्यादा है तो नेगेटिव होगी। अब वो सॉल्यूशन बनाना कितना मुश्किल काम हो, एक अलग चीज है, बट है एनसीईआरटी देख लेना, एनसीईआरटी में पीएच नेगेटिव का भी डेटा है, पीएच 14 से ज्यादा का भी डेटा है। तो बहुतों के दिमाग में कुछ अलग ही चलता है, उन्हें लगता है कैसे नेगेटिव, अरे भाई पीएच का तो कोई सेंस ही नहीं, मैंने उसको डिफाइन ऐसे किया है। हाँ एच, अब आप अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे पूछता आपसे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आता। क्या एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन 1 से ज्यादा हो सकती है, बोलो? तो आपको क्यों नहीं हो सकती? एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन अगर 1 से ज्यादा हो सकती है तो पीएच भी 1 से, पीएच भी नेगेटिव हो सकती। समझ में आई मेरी बात? पीएच 1 नेगेटिव हो सकती है, पीओएच नेगेटिव हो सकती है, और पीओएच नेगेटिव होगी तो पीएच 14 से ज्यादा होगी। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर पीएच 0 है तो सॉल्यूशन अच्छा खासा एसिडिक है, पीएच माइनस में चली जाएगी तो सॉल्यूशन और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, पीएच जैसे जैसे कम होती जाएगी सॉल्यूशन एसिडिक हो रहा है, पीएच जैसे जैसे 14 से ज्यादा होती जाएगी सॉल्यूशन और ज्यादा बेसिक हो रहा है, और ज्यादा बेसिक हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना यहाँ पर। चाहो तो ये लिख, ये तो जस्ट ऐसे ही pH 1 है तो h प्लस आइन 10⁻⁻1, pH 2 तो h प्लस 10⁻⁻2, pH 3 तो 10⁻3, ये यहाँ पर 10 टाइम्स कम होगी, हाँ या ना? ये 10 टाइम्स है, किसी ने थोड़ी देर पहले पूछा था, और बता देता हूँ, ये वापस 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स कम होना, 10 टाइम्स डिक्रीजेस, 10 टाइम्स डिक्रीजेस। और अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन 1 से ज्यादा है तो pH 0 से कम होगी, pH नेगेटिव भी हो सकती है, pH 14 से ज्यादा भी हो सकती है, pOH नेगेटिव भी हो सकती है, pOH 14 से ज्यादा भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनके दिमाग में ये पहले से फिट है वो सब गलत है, निकालो, और जो मैं बातें बता रहा हूँ वो फिट करो। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन करते, खट से ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर टेम्परेचर बदल दिया था भाई लोगों, मैंने टेम्परेचर बदल दिया, टेम्परेचर जो अभी तक 25 डिग्री सेल्सियस था उसको बदल के मैंने कितना कर दिया, 80 डिग्री। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो गया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बढ़ गया। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू मैंने आपको दे दी 4 इंटू 10⁻12। अब आपको बताना है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट 4 इंटू 10⁻12 है तो फाइंड पीएच ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की पीएच क्या होगी। और दूसरा क्वेश्चन, अगर पानी में आपने कुछ एसिड या बेस डाला, एसिड या बेस डाला, और
उसकी कंसंट्रेशन 1 ये है किसी सॉल्यूशन की, प्योर वाटर की बात नहीं कर रहा हूं। प्योर वाटर हमेशा ही न्यूट्रल होगा, ये ध्यान रखना। प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। लेकिन अगर पानी की किसी पानी में आपने कुछ सॉल्यूट डाला, उसकी पीएच 5, 6 और 7 है, तो क्या ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, ये भी बताना है। और मुझे लगता है सबको log 2 की वैल्यू पता है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3। log 2 इज 0.3, ये सबको पता है। तो पहला पार्ट का फटाफट आंसर दो। पहले पार्ट का आंसर आ गया तो दूसरे पार्ट का आंसर तो फटाफट आ जाएगा। तो यस, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 5.7। 5.7 कैसे आएगा? कैसे आएगा? तो देखिए H प्लस और OH आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? KW। KW इक्वल्स टू जो क्वेश्चन में दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि इसी से पहले हमने 10⁻7 निकाला था। हाँ या ना? तो प्योर वाटर में हमेशा H प्लस ओ एच आयन के बराबर होंगे। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन OH के बराबर, तो H प्लस का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻12। तो H प्लस आयन के लिए स्क्वायर रूट ले लिया 2 इंटू 10⁻6। तो पीएच कितनी हो जाएगी? 6 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू 0.3, तो ये हो गया 5.7। यानी 80 डिग्री से। देखो ये डेटा रैंडम है, सही डेटा नहीं है, बट हाँ अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर 80 डिग्री सेल्सियस है तो प्योर वाटर की पीएच जो है फिर वो 7 नहीं 5.7 होगी। अब अगर जिन सॉल्यूशन की पीएच 5.7 से ज्यादा है वो एसिडिक, जिनकी 5.7 से कम है वो एसिडिक, जिनकी 5.7 से ज्यादा है वो बेसिक। तो जिसकी पीएच 5 है वो क्या हो जाएगा? एसिडिक। जिनकी पीएच 5 से ज्यादा 5.7 से ज्यादा है वो क्या हो जाएंगे? बेसिक। समझ में आई बात? तो भैया पीएच 7, अगर कोई पूछे पीएच 7 तो न्यूट्रल हमेशा नहीं होता। हमेशा नहीं होता है पीएच 7। डिपेंड करता है टेम्परेचर पर कि टेम्परेचर कितना है। वही पीएच 7 किसी टेम्परेचर पर न्यूट्रल भी होता है, किसी पर एसिडिक भी हो सकता है, तो किसी पर बेसिक भी हो सकता है। आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तब आप कमेंट कर पाओगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। यानी यहाँ पर जिस सॉल्यूशन की पीएच 7 है वो बेसिक है, इवन 6 वाला भी बेसिक है। ठीक है जी। तो यहाँ पर पानी कैसे बिहेव करता है वो थोड़ा मैंने आप लोगों को बताया। पानी का बिहेवियर कैसा है वो मैंने आप लोगों को बताया। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, बट इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिख लो। फाइंड वेदर द गिवन पैरामीटर्स इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन सेम इफ टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर इंक्रीजेस। प्योर वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इनमें से कौन सा पैरामीटर बढ़ेगा, कौन सा कम होगा, कौन सा कांस्टेंट रहेगा,
वो आपको बताना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बता दूं एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बट जितना भी पढ़ा है उसको ढंग से समझोगे। बेटा प्योर वाटर में पानी से ही H प्लस आयन आ रहे हैं, पानी से ही OH आयन आ रहे हैं, तो प्योर वाटर में जितने H प्लस आयन आएंगे उतने ही तो OH आयन आएंगे। इसीलिए प्योर वाटर हमेशा ही न्यूट्रल होता है। पानी एसिडिक या बेसिक कब होगा? जब आप उस पानी में बाहर से या तो एसिड डालोगे या बाहर से बेस डालोगे, अदरवाइज पानी हमेशा ही न्यूट्रल रहेगा। समझ में आई मेरी बात? इसलिए प्योर वाटर में तो हमेशा ही H प्लस आयन OH आयन के बराबर है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट क्लास में दूंगा। आज के लिए इतना ही। आपको शीट अभी थोड़ी देर में मिल ही जाएगी, आयनिक इक्विलिब्रियम की शीट मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, और आयनिक इक्विलिब्रियम की शीट में आपको होमवर्क में दे रहा हूं। प्रिंस बेटा, अच्छा जी, तो देखिए बेटा, अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो एक तो ठीक है, आप आयनिक इक्विलिब्रियम अभी देख सकते हो। दूसरा, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है, जो इससे कनेक्टेड है, उसको जल्दी से जल्दी देखने की कोशिश करो, है ना। और बैकलॉग अगर है, पुराने चैप्टर्स कवर करने हैं, तो पहले करंट चैप्टर्स को एक बार ध्यान में रखो, क्या क्या चल रहा है उसको थोड़ा देखो। एक दो दिन पहले देखो करंट में क्या चल रहा है, फिर ये देखो कि उससे कनेक्टेड कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनका बैकलॉग पहले खत्म करो। उनका बैकलॉग पहले खत्म करना जो कनेक्टेड हो, जिससे रिलेटेड। हाँ, लेकिन ध्यान रखना करंट चैप्टर्स के साथ साथ बैकलॉग बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा, उसमें टाइम लगता है, एफर्ट्स बढ़ानी पड़ेगी, तभी ऐसा हो पाएगा। हिमांशु जी, स्लाइड पीछे कर दूं एक बार? तो ये लो बेटा। तो चलिए काम करते हैं। डीपीपी नंबर 1, डीपीपी नंबर 1 फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम, ये आपका होमवर्क है सब। आज जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, छोटे छोटे बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है जी, आज जो पढ़ा उसी से रिलेटेड है। सिंपल एसिड पीएच इतनी तो H प्लस क्या, H प्लस इतनी तो पीएच क्या, तो बड़ी जल्दी से हो जाएगी। एक क्वेश्चन है उसमें है 13-14, लेकिन छोटे छोटे भी क्वेश्चन है। तो टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है बेटा मैं बता दूंगा, अभी पेपर का वीडियो सॉल्यूशन आएगा उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। यश बेटा, देखो अगर किसी की क्लास, किसी की तबीयत खराब होने से क्लास छूट जाती है, अब तो कोशिश करो वापस से जो भी छूटा हुआ है पार्ट वो भी करना है, जो करंट में चल रहा है वो भी करो। अगर लगता है कि करंट समझ में आ रहा है तो पहले करंट को चलते रहो, करंट के साथ साथ यानी जो भी चैप्टर चल रहा है उसका होमवर्क करो, फिर एक्स्ट्रा टाइम निकालो और होमवर्क करो। बड़ा मुश्किल होता है आई नो, क्योंकि देखो चैप्टर जो आपका सिलेबस वो एक स्पीड से चल रहा है। क्यों स्पीड से चल रहा है वो आपको ही पता है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है दिसंबर तक सिलेबस खत्म करना, तो उसमें स्पीड कम नहीं हो सकती। अब किसी का कुछ बैकलॉग है, किसी कारण से क्लासेस छूट गई, तो मुश्किल होता है कवर करना। आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ेगी, तभी जाके आपका जो ये छूटा हुआ पार्ट है वो कवर कर सकते हो। लेकिन अब ये आपको ही देखना होगा कि कैसे कवर करना। बट मैं यही कहूँगा, आपको लगता है जो कनेक्टेड चीज़ है वो पहले करो। जैसे अगर कोई चैप्टर चल रहा था, बीच में चल रहा, तो उसके लेक्चर्स पहले देखो। आयनिक इक्विलिब्रियम में आज पहला चैप्टर है, तो ठीक है, कह सकते हो पहला लेक्चर है तो ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। बट अगर कोई चैप्टर मान लो आपने पहले देखा हुआ है, 2-3 लेक्चर देख लिए, अभी भी वो चल रहा है, 2-3 लेक्चर छूट गए, तो जो छूटे हुए लेक्चर्स हैं उनको पहले कवर करो। ठीक है जी।
बट ये मैनेज करना आसान काम तो नहीं है, मैं यही कहूँगा। फिजिकल कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ बेटा? जो पढ़ा रहा हूँ, वो जो कह रहा हूँ क्लास में वो करो। सुन रहे हो तो बस हो जाएगी। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से स्ट्रॉन्ग होगी। उसके अलावा और कोई मंत्र नहीं है। उसके अलावा और कोई मंत्र नहीं है। बेटा इससे रैंक 1 भी आ सकती है। जो कहा जा रहा है वो करो, जो कहा जा रहा है वो करो, तो रैंक 1 भी आ सकती है। ऑलरेडी आ चुकी है रैंक 10, अंडर 100 कुछ भी ला सकते हो। लेकिन जो कह रहे हैं वो करो, तभी ऐसा होगा। अजिंक्य बहुत जल्दी आएगा, डोंट वरी। ठीक है जी, ठीक है सोनू, आपको वो भी मिल जाएगा। चलिए, बाय बाय।